हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये दृष्टि का बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ये जो हमारा दृष्टि का टेस्ट सीरीज है, उसका आज हम टेस्ट सीरीज 3 का डिस्कशन करेंगे। और इसका हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, कल ही अपलोड कर दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक उसको बना लिया होगा। तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है और फिर नेक्स्ट पीडीएफ आज हम अपलोड कर देंगे, फिर उसका कल हम वीडियो अपलोड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जिससे आप लोग डिस्कशन देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा और जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों का होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है हमारा ये, देशों की संख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देशों की संख्या के अनुसार की बात करें और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप तो कौन है? तो अफ्रीका के बाद जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है वो है एशिया महादेश। कौन सा है? एशिया महादेश है, जिसमें टोटल 48 देश के साथ यह दूसरे स्थान पे है, सेकेंड स्थान पे है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या की बात करें तो 1.4 अरब से अधिक है। ठीक है, तो ये एशिया के बारे में हम पढ़े। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस जल निकाय से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है केवल 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर और तीसरा हिंद महासागर। आर्कटिक से नहीं गुजरती है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि जापान सागर में किन महासागरीय धाराओं के मिश्रण से जापान के आसपास के समुद्र में मछली और अन्य समुद्री जीवन बहुत समृद्ध है? तो जापान की बात करें तो गर्म सुसीमा धारा दक्षिण से जापान सागर में बहती है, जहां वह उत्तर में ठंडी धारा से मिलती है। पानी का मिश्रण जापान के आसपास के समुद्रों को मछली और अन्य समुद्री जीवन में बहुत समृद्ध बनाता है, इसलिए विकल्प आपका इसमें ए सही हो जाएगा। और जापान की बात करें तो जापान जो है एशिया के पूर्वी किनारे पर एक द्वीप समूह या द्वीपों का समूह है। जापान में 4 मुख्य द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शोकोकु और क्यूशु है। जापान में लगभग 4000 छोटे द्वीप भी हैं और जापान के निकटतम मुख्य भूमि के पड़ोसी उत्तर में रूस के साइबेरियाई क्षेत्र और दक्षिण में कोरिया और चीन है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति युग्म अपने देश से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, रूस की बात करें तो रूस में कलमाकिया सही है। जापान की है ये, ना कि पाकिस्तान की है, ये जापान की जनजाति है, जापान की। आयनू कहाँ की है? जापान की है, ये गलत है आपका। तो इसमें से सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो आयनू इसमें सुमेलित नहीं है। और देखते हैं न्यूजीलैंड की बात करें तो माओरी सही दिया हुआ है, इसमें इसका सही आंसर है। और किर्गिज कहाँ की जनजाति है? ये किर्गिस्तान की जनजाति है। तो रूस, इसका ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। एक मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे डंकन दर्रा पास अलग किया जाता है? तो किसे डंकन दर्रा पास अलग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को डक्कन दर्रा अलग करती है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को, तो छोटा अंडमान लघु को ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डंकन पास हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर यानी 30 मील कहें तो चौड़ा है। यह उत्तर में रटलैंड द्वीप यानी ग्रेट अंडमान का हिस्सा और दक्षिण में छोटा अंडमान को अलग करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अगर सही क्रम पूछा जा रहा है तो पहला कच्छ हो जाएगा। कच्छ में 4565 है जो गुजरात राज्य में है। फिर लेह हो जाएगा, कच्छ के बाद लेह हो जाएगा। लेह में 45,110 और यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह है। फिर जैसलमेर थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये 5 जिले का मतलब 5 जिले की बात करें, जैसलमेर के बाद फिर बीकानेर आ जाता है, फिर बाड़मेर आता है। जैसलमेर के बाद बीकानेर और नेक्स्ट आता है जो सबसे लास्ट में आता है वो है बाड़मेर।
ये दोनों जो है राजस्थान का है, बीकानेर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी की बात करें तो टोंस है, चंबल है, हिंडन है, बेतवा है और केन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मांड नहीं है। यमुना नदी की अन्य छोटी सहायक नदियां में गिरी, सिंध, उंडगन, सेंगर और रिंद भी शामिल है। यमुना और टोंस ग्लेशियरों अर्थात बंद पुर्ज ग्लेशियर और उसकी शाखाओं द्वारा घोषित होते हैं, मतलब पोषित होते हैं और ग्रेट हिमालयन रेंज से निकलते हैं। यमुना की सहायक नदियां जल ग्रहण क्षेत्र का 70.9% हिस्सा जो है 29.1% क्षेत्र का हिस्सा सीधे यमुना नदी में चला जाता है या छोटी धाराओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इसके अलावा यमुना का जल ग्रहण क्षेत्र गंगा बेसिन के क्षेत्रफल का 40.2% और भारत के भूमि क्षेत्र का 10.7% है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, और एक और लाइन बता दे यमुना के बारे में। तो मांड नदी जो है, ये मांड ऑप्शन जो हम दिए हैं, ये मांड की सहायक नदी महानदी की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे शिवनाथ हो गया, जोंग हो गया, हंसदेव, इब, ओंक और तेल, ये सब मांड की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में चाय उगाने वाला राज्य नहीं है। तो भारत में चाय उगाने वाला राज्य, सबसे पहले बात करें तो ऑप्शन इसमें ई हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि चाय उगाने वाला राज्य की बात हो रहा है। तो इसमें साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल में फिर हो जाएगा, उसके बाद आ जाइए असम में हो जाएगा, फिर नॉर्थ इंडिया में असम में असम है, असम वैली है, अप्रैल से नवंबर में इसका प्रोडक्शन किया जाता है असम के माह में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द मोलासेस बेसिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो शब्द मोलासेस बेसिन का प्रयोग मिजोरम राज्य को मोलास बेसिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह संगठित निक्षेपों से बना है। अपने पहाड़ियों भूगोल के साथ हम लोग जो पहाड़ी के बारे में हम लोग जो पढ़े थे, इसमें से कई फोरलैंड बेसिन शामिल हैं, जो पहाड़ों के समानांतर चलने वाली एक घाटी प्रकार की अवसाद है। जब गैर समेकित निक्षेप इन गड्ढों को भरते हैं तो इसे मोलास बेसिन कहा जाता है। इसीलिए मिजोरम को ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रायद्वीप पठार के बारे में सही नहीं है। तो भारत के प्रायद्वीप के पठार भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र है और यह भी पृथ्वी के सबसे पुराने भू आकृतियों में से एक है। इसका सही आंसर ई हो जाएगा और यह आकार में लगभग त्रिकोणीय है और इसका आधार उत्तर भारत के महान मैदान के दक्षिणी किनारे से मेल खाता है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से लेकर 900 मीटर है और अधिकांश पर्वतीय नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, उनके समान ढलान को दर्शाती है। नर्मदा और ताप्ती अपवाद है जो एक भ्रंश में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और यह एक अत्यधिक स्थिर ब्लॉक है जो ज़्यादातर आर्कियन गनीश और सिस्ट से बना है। यह एक स्थिर ढाल रहा है जो अपने गठन के बाद थोड़ा सा रचनात्मक परिवर्तनों से गुजरा है। प्रायद्वीपीय पठार कई छोटे पठारों, नदियाँ, घाटी से घिरी पहाड़ी श्रृंखलाओं का समूह है, इसीलिए ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। NH-44 3745 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह जो है उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक चलता है और यह राजमार्ग 11 राज्यों करीब 30 महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ता है।
अगला क्वेश्चन हमारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रायपुर छत्तीसगढ़ में 1997 में की गई थी। रायपुर छत्तीसगढ़ में वर्ष 1997 में और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह जो है केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशिक्षण विंग के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आवरण कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24.56%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे ISFR शॉर्ट में कहते हैं, 2019 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य ने मैंग्रोव आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है, तो किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। एक मिनट, सॉरी, ये 30 का आंसर हो जाएगा डी और 40 का आंसर आपका हो जाएगा ए गुजरात। ISFR 2019 के निष्कर्ष के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव आवरण जो है 4975 किलोमीटर है और 2017 के पिछले आकलन की तुलना में अगर बात करें तो मैंग्रोव आवरण में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पहला गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उड़ीसा है। तो पहला पूछा जा रहा है तो सब गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, बिहार के किस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई नवपाषाण सांस्कृतिक 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच गंगा घाटी में पाई गई थी और उन्हें पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, विभिन्न सींगों की हड्डी के औजार का इस्तेमाल किया और अंगेट, जैस्पर, कार्डेलियन जैसे अर्धकीमती पत्थरों से मोतियां का निर्माण किया गया। वहीं ताम्रपाषाण संस्कृति दोनों इसका आंसर सही है। ताम्रपाषाण संस्कृति जो बात करें गया, पटना, वैशाली आदि में पाई गई थी। पत्थर के सभी तांबे का उपयोग बिहार में विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तकनीकी का विकास है, इसीलिए ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि सबसे पहले पढ़े जा सकने वाले अभिलेख किस सम्राट समय के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और एक चीज़ इसमें और बताना था, इसका आंसर जो हो जाएगा ना, इसमें पाषाण युग भी आ जाएगा, ठीक है, सी भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला हो जाएगा इधर, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़े जा सकने वाले अभिलेखों किस सम्राट के समय के हैं? तो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अभिलेख जो हैं वो अशोक के समय का है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पुराना पढ़ा जाने योग्य शिलालेख अशोक के समय का है, वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और लौरिया अरराजी, लौरिया नंदगढ़, रामपुरबा और सासाराम की चट्टानों पाषाण स्तंभों पर पाए गए थे। गुप्त काल में कुछ शिलालेख भी मिलते हैं जो स्कंदगुप्त के जो पढ़ने योग्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त राजा समुद्रगुप्त के बारे में क्या सही नहीं है? तो समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है तो वह जो था अपने सैन्य विस्तार के माध्यम से समुद्रगुप्त ने काफ़ी हद तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। उसके बाद उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त की विजय का विस्तृत विवरण देता है और उन्होंने संस्कृत की अपनी राजभाषा घोषित किया था और पड़ोसी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा था, इसलिए डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, संतों के सूफी साहित्य के लिए क्या मान्य नहीं है? संतों के सूफी साहित्य के लिए क्या मान्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दस्तूर अल अलमा
अधिकार और जिम्मेदारियां दस्तूर अल अल्मा और भू राजस्व से संबंधित एक दस्तावेज है और यह विभाग के संगठन, कार्यालय के अधिकारों और जिम्मेदारियों, राजस्व और व्यय से संबंधित डेटा, वजन और माप के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मुगल शासन के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत कौन से हैं? तो मुगल साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कई स्रोत हैं बिहार में जो मुगल शासन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कई दरबारी कवि की रचना है, जैसे अबुल फजल का अकबरनामा, मिर्जा मोहम्मद कसीम के आलमगीरनामा, तुजुक ए बाबरी, नुहानी के पतन और बिहार की राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। तुजुक ए जहांगीरी झारखंड पर मुगलों के हमले और सोने और हीरे के खदानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसीलिए इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत जो अभी वर्तमान नाम है इसका स्थापना किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था और बंगाल से लौटने पर उसने तिरहुत पर विजय प्राप्त किया और तिरहुत में एक टकसाल नगर की स्थापना की, जिसे कभी कभी तिगलकाबाद उर्फ तिरहुत भी कहा जाता है। बिहार के प्रसिद्ध संत अहमद चेयरम पोष के साथ बिहार के प्रसिद्ध संत अहमद चेरम पोष के साथ किस शासक की बैठक हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। शाही की एक दुर्लभ रचना सीरत ए फिरोज के अनुसार फिरोज तुगलक को अहमद चायम पोष ने अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यों के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? घाघर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान मोहम्मद बाबर। दरिया खान की मृत्यु के बाद उनके बेटे बाहर खान नुहानी बिहार के सिंहासन का उत्तराधिकारी और खुद को सुल्तान मोहम्मद कहा। उसका साम्राज्य बिहार से कन्नौज तक फैला हुआ था और 1527 ईस्वी में घाघर के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ और 1528 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार नामक इकाई स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह ने सिकदराना के तहत इतिहास में पहली बार अपने प्रशासनिक सुधारों में सरकार नामक इकाई यानी जिला की शुरुआत की थी। उनका सार्वजनिक कार्य जो था इतिहास में प्रसिद्ध था। उनकी सार्वजनिक सेवा के आधार पर इतिहासकार उन्हें महान अकबर का पूर्वज कहते थे। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है, वह सभ्यता जिसे कई शहरों की एक विशेषता दुर्गीकरण थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। दुर्गीकरण हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता थी जो इसके कई शहरों हड़प्पा संस्कृति में गढ़ संभवतः संप्रभु सत्ता का स्थान था, जबकि मध्य शहर में इसके नौकरशाहों का वास था। यह सरकार का कार्य स्थान था। धौलावीरा में विशेष रूप से दुर्ग के भीतर दुर्ग मौजूद थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, गार्तावास को किसके साथ संबंध किया जा सकता है? तो गार्तावास पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर आर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गार्तावास को आर्य संस्कृति के संबंध किया जा सकता है और संभव है कि उनकी उत्पत्ति ठंडे क्षेत्रों से हुई है। प्रतीत होता है कि गार्तावास के अनुकरण पर ही कब्रों का विकास हुआ है। कश्मीर में श्रीनगर के पास बुजरहोम, हरियाणा में गार्तावास का अभ्यास प्रचलित था। यह कश्मीर की सीमाओं पर मध्य एशियाई प्रभाव के कारण विकसित हुआ हो। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की बहुत सी बातें इस ग्रंथ के समान है, तो कौन सी भाषा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवेस्ता। ऋग्वेद और ईरानी भाषा का सबसे पुराने ग्रंथ अवेस्ता की बहुत सी बातें समान है। दोनों ग्रंथ कई देवताओं और यहाँ तक कि सामाजिक वर्गों के लिए एक ही नाम और शब्दों का उपयोग करते हैं। हित्ती, मितन्नी और कसाइट यहाँ अभिलेखों के नाम को सूचित करता है। इंडो यूरोपीय भाषाओं का सबसे पहला नमूना अनातोलिया में पाए गए हैं। एक हित्ती अभिलेख में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कैरियोकाइनेसिस कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक का विभाजन है, जबकि साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मा का विभाजन है। और अगुणित एक कोशिका में गुणसूत्रों का एक समूह है जो गैमेट में पाया जाता है। वहीं अगर द्विगुणित में कोशिका की बात करें तो गुणसूत्रों के 2 पूर्ण समुच्चय पाए जाते हैं। फिनोटाइप जीव का एक चरित्र है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, और टोनोप्लास्ट रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली है। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो पहले हम कथन को पढ़ते हैं। वंशानुगत लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्थानांतरण अनुवांशिकी कहलाता है। तो वंशानुगत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण अनुवांशिकी कहलाता है। ये जो है विकल्प सही है। 1 मिनट। उसके बाद दिया हुआ है कि जेनेटिक्स नाम डब्ल्यू वाटसन द्वारा 1905 में लिखा गया था। तो जेनेटिक्स नाम डब्ल्यू वाटसन द्वारा 1905 में रखा गया था। और दिया हुआ है जोहानसन अनुवांशिकी का जन्म के रूप में जाना जाता है। तो ग्रेगर जोहानसन मेटल की अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1822 से 1884 में अपने प्रयोग के आधार पर अनुवांशिकता का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को म्यूटोन एक जीन की इकाई है जो उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। और उत्परिवर्तन जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन है जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिकी होता है। और वहीं हम बात करें सिस्ट्रॉन का, तो सिस्ट्रॉन एक कार्यात्मक क्षेत्र है। सिस्ट्रॉन एक डीएनए या आरएनए अणु का खंड है जो प्रोटीन संश्लेषण में एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड के लिए कूट रचना करता है। फिर बात करते हैं रिकॉन का, तो रिकॉन जो है जीन की इकाई है जो पुनः संयोजन में भाग लेता है। और जीनोम जो है एक अगुणित कोशिकाओं में सभी जीन में मौजूद होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सिस्ट्रॉन। जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पपीते के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो पपीता हो या केला हो, आम हो, जैसे मतलब उसमें खाने वाला जो भाग होता है उसको मोसोकार्प कहा जाता है। ऑप्शन बी। और ताजा थैलेमस, सेब, नाशपाती जैसे फल को खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। लीची के खाने योग्य भाग को एरिल के रूप में जाना जाता है। और पेरियंथ, अनानास और कटहल जैसे भाग को खाने में कहा जाता है पेरियंथ। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। जन्म दर क्या होती है? तो जन्म दर क्या होती है ये पूछा जा रहा था। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के द्वारा व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। जन्म दर जो है किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के द्वारा व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को ही जन्म दर कहा जाता है। और जैविक क्षमता को किसी जीव की प्रजनन क्षमता की अधिकतम निहित क्षमता के रूप में संदर्भित किया गया है। और जनसंख्या विस्फोट जो है अपेक्षाकृत कम अवधि में जनसंख्या के आकार में जन्म दर वृद्धि होती है। मनोविकृति एक हल्की मानसिक बीमारी है जिसमें रोगी लंबे समय तक भावनात्मक प्रक्रिया को दिखाता है। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, सोते समय लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? तो सोने के समय के बाद सोते समय आरबीसी जो है हमारा 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके लिए आरबीसी 30% बढ़ जाता है। और आरबीसी की संख्या एक हेमोसाइटोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो ये सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका डी आंसर हो जाएगा 5%। और आरबीसी की संख्या को जो मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? हेमोसाइटोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है? तो चेचक का कारण चेचक के लिए जो वायरस है उस वायरस का नाम है वेरोला वायरस। ऑप्शन नंबर सी। वायरस किसी भी प्रकार के संपर्क के माध्यम से प्रेषित
किया जा सकता है। चेचक एक संक्रामक विकृति और अक्सर घातक बीमारी है जिसने हजारों वर्ष से मनुष्यों को प्रभावित किया है। चेचक का कोई इलाज या उपचार मौजूद नहीं है। एक टीका चेचक को रोक सकता है, लेकिन चेचक के वायरस के जोखिम के कम जोखिम वाले लोगों के लिए नियमित टीकाकरण को सही ठहराने के लिए टीके के दुष्प्रभावों का जोखिम बहुत अधिक है। इनके अंडों की परिपक्वता की अवधि के बाद फ्लू जैसे लक्षणों की अचानक शुरुआत होती है। इनमें बुखार, बेचैनी, सिर दर्द, गंभीर थकान, तेज पीठ में दर्द, उल्टी शामिल है। कुछ दिनों बाद सपाट लाल धब्बे पहले आपके चेहरे, हाथों और बाहों पर और बाद में आपकी सूंड पर भी दिखाई देते हैं। 1 या 2 दिन में इनमें से कई घाव साफ तरल से भरे छोटे छोटे फिफोले में बदल जाते हैं जो बाद में मवाद में बदल जाते हैं। पपड़ी 8 से 9 दिनों के बाद बनने लगती है और अंततः वह खत्म हो जाती है और कभी कभी इसके गहरे धब्बेदार निशान रह भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग नहीं है। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए टिटनेस, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी के कारण होने वाला रोग है। यह घावों के माध्यम से मिट्टी से बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ों का बंद होना, मलेरिया, कालाजार, अतिसार, पायरिया और नींद की बीमारी, ये सब जो है प्रोटोजोआ का बीमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भिखारी ठाकुर को किस नृत्य शैली का जनक माना जाता है। तो भिखारी ठाकुर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये विदेशिया, ऑप्शन नंबर ए। विदेशिया बिहार के लोगों का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य कहा जाता है और इस नृत्य की उत्पत्ति जो हुई थी 20वीं शताब्दी में। कहा गया है कि यह लोक नाट्य के रूप में था जो बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है और भिखारी ठाकुर को इस नृत्य शैली का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। गंगा और डैश के संगम पर स्थित सोनपुर वैशाली से 35 किलोमीटर दूर है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा और गंडक। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसलिए ई हो जाएगा, यहाँ पे गंडक हो जाएगा। गंडक नदियां के संगम पर स्थित सोनपुर वैशाली से 35 किलोमीटर दूर है और यह स्थान एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित करता है जो कार्तिक के पूर्णिमा के दिन यानी अक्टूबर या नवंबर से शुरू होता है। देश भर में लोग यहाँ विक्रेता और खरीदार लेन देन के लिए यहाँ पे आते रहते हैं और सोनपुर का मेला बहुत ही फेमस मेला है। उसके बाद है छठ पूजा, एक प्रमुख त्योहार है जिसे किस भगवान या देवी की पूजा के लिए माना जाता है। तो छठ पूजा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। छठ पूजा बिहार में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बिहार के लोगों के लिए छठ सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और वो इसे मनाते हैं चाहे वो कहीं भी रहते हैं, फिर भी छठ पूजा को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प अधिकांशतः नदी के तट पर पनपने वाले खरपतवार पर आधारित है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्की का काम। सिक्की एक घास या चरस है जो अधिकांश नदी के तट पर पनपती है। गांव वगैरह में देखते होंगे, बहुत सारे गांव में अभी भी होता है कि सिक्की चुन के लाया जाता है और फिर उसमें बनाया जाता है, कुछ चटाई वटाई टाइप का कुछ बनाया जाता है। उससे झाड़ू वगैरह भी बनाया, जैसे हम लोग फूल झाड़ू का यूज करते हैं अपने घर में, वो भी बनाया जाता है। तो ये जो होता है सिक्की का काम। और सिक्की वर्क एक ऐसा हस्तशिल्प है जिसके द्वारा शिल्पकारों से नदी के किनारे अनावश्यक खरपतवारों को सुंदर सजावटी वस्तुओं में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार राज्य में बोली जाती है। तो बिहार राज्य में बोली जाने वाली पूछे तो, जबकि ऑप्शन इसका सही आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर में लोग मैथिली बोलते हैं और पटना, गया के लोग मगही बोलते हैं। साहित्य के अपने समृद्ध इतिहास के कारण मैथिली को एक विशिष्ट बिहारी भाषा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और मध्यकालीन बिहार में कवि विद्यापति ने केवल मैथिली भाषा की बड़ी तीव्रता के साथ भगवान कृष्ण को स्तुति में छंदों की रचना की थी
और बिहार राज्य में बोली जाने वाली अन्य बोलियां हैं जैसे अंगिका हो गया, फिजी हिंदी, कुदमाली, पंचपरगनिया, सदरी, सरनामी, हिंदुस्तानी, सूरजपुरी और वज्जिका। तो इसीलिए ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। ये सारा ऑप्शन जो है वो सही दिया हुआ है इसमें। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 40 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़े आप लोग कि किस वर्ष से आरबीआई ने बैंकों को उनके सीआरआर पर ब्याज आय का भुगतान करना शुरू किया। तो जब 1999 से लेकर 2000 में बैंकों को अधिक उधार देने और उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दरों में कटौती करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से आरबीआई ने बैंकों को उनके सीआरआर पर ब्याज आय का भुगतान करना शुरू कर दिया और बढ़ती कीमत को मद्देनजर रखते हुए 2007 के अंत तक ब्याज का भुगतान बंद कर दिया गया। तो आप ऑप्शन ईयर पूछ रहा है तो इसमें 1999 से 2000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, किस वर्ष आरबीआई द्वारा व्यक्तियों को भी सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आरबीआई बैंकों की एक दिवसीय तरलता यानी फिक्स्ड रेपो रेट पर पहुंच को उत्तरोत्तर कम दर कर और बैंकों को टर्म रेपो पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और मार्च 2016 तक बैंकों को अपने एनडीटीएल यानी शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों के केवल 1% तक मनी मार्केट से उधार लेने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय अस्थितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, सरफेसी अधिनियम जिसको कहते हैं, पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002 में। नरसिम्हम समिति सेकेंड भारत सरकार द्वारा लोकप्रिय रूप से इसे लोकप्रिय कहा जाता है। अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला दिया कि पूंजी से जोखिम भरित पर्याप्त अनुपात के उच्च मानदंडों को बढ़ाकर 10% कर दिया जाए। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बजटीय पुनर्विजीकरण व्यवहार नहीं है और इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा नंबर दिया कि ऋण वसूली के कानूनी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए और सरकार ने सरफेसी अधिनियम 2002 पारित किया। इसीलिए इसका आंसर बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों को सर्वाधिक अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो राज्यों को सर्वाधिक अनुदान जो दिया जाता है वो भारत के वित्त आयोग के सिफारिश पर। अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, न कि प्रत्येक राज्य को। साथ ही अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रकम तय की जाती है और ये रकम हर साल भारत की संचित निधि से वसूल की जाती है। अनुच्छेद 275 के तहत वैधानिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के अधिकार को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक सीमित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशिष्ट हिस्से तक सीमित करने का सक्षम बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है? तो राष्ट्रपति भारतीय राज्य का मुखिया होता है और वह भारत के पहले नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। कौन? राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को डैश वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। तो राष्ट्रपति होने के लिए उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 47, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति की पद की अवधि जो है वो अपने
उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। हालांकि वह किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो इसमें दिया है कि वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, ये सही दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ, वह अपने 5 वर्ष की अवधि से पद धारण नहीं कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। वह फिर से चुनाव के योग्य सही है। वह कितने भी की कार्यालय के लिए चुना जा सकता है, ये भी सही है। तो आपका इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी केंद्रीय मंत्री सभी गलतियों एवं कृत्यों के लिए सभी केंद्रीय मंत्री सभी गलतियों एवं कृत्यों के लिए प्रति संयुक्त जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। सरकार की संसदीय प्रणाली के कामकाज का मूल सिद्धांत सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत होता है और आर्टिकल जो 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका मतलब यह है कि सभी मंत्री अपने सभी गलतियों एवं कृत्यों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मंत्रिमंडल राजनीतिक गुंबद की आधारशिला है? लोबेल। लोबेल ने कहा था कि मंत्रिमंडल जो है राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो सबसे शक्तिशाली समिति होने के कारण राजनीतिक मामलों की समिति को अक्सर सुपर कमेटी के कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक मामलों की समिति को। अब तक कितने प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किए जा चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रशासनिक सुधार आयोग भारत के लोक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा के लिए सिफारिश देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति है और अभी तक केवल 2 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा चुका। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा प्रतिनिधित्व है। इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, संसद सत्र के छात्रावासन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति, जिसको कहते हैं। सत्र का कार्य पूरा करने पर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर देता है और अगले कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति सत्र के छात्रावासन के लिए अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का छात्रावासन भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब समय की कमी के कारण किसी विधायक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंडों को भी चर्चा वाले खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन क्लोजर तब होता है जब समय की कमी के कारण किसी विधायक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंड भी चर्चा के लिए मतदान के लिए रखे जाते हैं। चूंकि चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विधायक वित्त विधायक है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, लोकसभा के पास। यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय का अंतिम होता है और इस संबंध में उनके निर्णय पर किसी भी न्यायालय में या संसद के किसी भी सदन में या यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकवर्त समिति। एकवर्त कमेटी 1921 की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि रेलवे वित्त में लचीलापन पेश करना। सेकेंड था रेलवे नीति के लिए एक व्यावसायिक दृष्टिकोण की सुविधा के लिए और रेलवे राजस्व से एक सुनिश्चित वार्षिक योगदान प्रदान करके सामान्य राजस्व की स्थिरता को सुरक्षित करना और रेलवे को अपने लाभ को अपने विकास के लिए रखने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि का प्रावधान करता है?
तो भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की निधियों का प्रावधान करता है। पहला संचित निधि, दूसरा सार्वजनिक निधि, तीसरा आकस्मिकता निधि। तो संचित निधि जो है वो आर्टिकल 266 में है और आर्टिकल 266 के तहत सार्वजनिक निधि भी आता है और 267 आर्टिकल 267 में जो है आकस्मिक निधि का प्रावधान है। 58 नंबर क्वेश्चन है, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्रमशः कितने विषय हैं? तो 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र सरकारों के बीच भूमिका की जिम्मेदारी की 3 सूची में वर्णित किया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो इसका बी आंसर सही है। पहला संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। पूरे देश में समकालिक जनगणना किस वर्ष से हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1881 से पूरे देश में एक समकालिक जनगणना हुई है और निर्बाध रूप से जारी है। प्रशासनिक मानचित्र तैयार करना 1872 से जनगणना का हिस्सा रहा है, जब भारत में पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात यानी 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चे का 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48.50। यह जो है 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है FGFA का पूर्ववर्ती पाक FA, जिसे T-50V कहा जाता है। इसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया है और FGFA में स्टील वल्थ, इंटरनल वेपन्स वे सुपर क्रूज आदि जैसे उन्नत सुविधाएं होती है। अगला है, किसके साथ भारत ने कॉस्मोस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और अमेरिका ने सितंबर 2018 में उद्घाटन 2+2 संवाद के अवसर पर बुनियादी समझौते कॉमेस्का पर हस्ताक्षर किया है। इसके तात्पर्य संचार, संगतता और सुरक्षा समझौते से हैं। यह उन 4 बुनियादी समझौतों में से एक है जिस पर अमेरिका सहयोगी और गरीबी भागीदारियों के साथ अंतर प्रजलानिता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की बिक्री के बीच सुविधाजनक बनाने के लिए हस्ताक्षर करता है। भारत विशिष्ट संस्करण है और 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाए गए उपग्रह EDUSAT को निम्नलिखित में से किस कक्षा से छोड़ा गया है? तो EDUSAT के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूस्थैतिक कक्षा। GSAT-3, जिसे EDUSAT के नाम से जाना जाता है, स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ कक्षा शिक्षा के लिए बनाया गया उपग्रह है और यह पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह था जिसने देश को शैक्षिक सामग्री वितरित करने के लिए कक्षा में उपग्रह आधारित दोतरफा संचार की सुविधाएं प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, सिग्मा बॉन्ड क्या है? तो परमाणु कक्षाओं के पार्श्व अति व्यापन से बनने वाला बंध को पाई बंध कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 2 समान या अलग अलग परमाणुओं के बीच परस्पर योगदान में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और परमाणु कक्षकों के रैखिक अतिव्यापन से बनने वाले बंधन को सिग्मा बंधन के रूप में जाना जाता है। इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही है। इसमें सिग्मा बंध पूछा गया है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऑप्शन डी। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है उसका सही आंसर हो जाएगा 5.6 से कम, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय वर्षा नदियां में बहती है तो वो नदी के पानी के pH को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। रेडॉन सबसे भारी गैस है। इसका परमाणु भार जो होता है 222 परमाणु द्रव्यमान इकाई है और यह एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और रेडियोधर्मी नोबेल गैस है।
यह हाइड्रोजन से 220 गुना भारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर, नाइट्रस निम्नलिखित में से किस गैस को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, हड्डी में फास्फोरस होता है कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? तो इसका सही हड्डी फास्फोरस हड्डियां, दांतों, डीएनए और आरएनए का एक घटक है। मनुष्य में फास्फोरस वसा रहित द्रव्यमान लगभग 1 से लेकर 1.4% है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इस राशि का 85% हड्डियां और दांतों में होता है और शेष 15% पूरे रक्त और कोमल ऊतकों को वितरित किया जाता है और अकेले हड्डी में 8% फास्फोरस से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, पिट, लिंगानाइट और बिटुमिनस निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन प्रतिशत और कैलोरी मान के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में बांटा गया है, पिट, लिंगानाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारा का चिन्ह क्या है? तो पारा का चिन्ह पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Hg। SN टीन का है साइन, पारा का Hg है, चांदी का Ag है और सोना का U है, Au है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्वर्टर्स। गन्ने को सुक्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के संयोजन को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। माल्टोस और डायस्टेस एंजाइम का उपयोग माल्टोस को ग्लूकोज में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल की सप्त धातुओं में शामिल नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पुरातत्व सभ्यता का इतिहास कई तरफ से धातुओं का उपयोग से जुड़ा है और प्रारंभिक मानव सभ्यताओं के विभिन्न कालखंडों के नाम धातुओं के नाम पर रखे गए हैं। प्राचीन काल में सोना, तांबा, चांदी, सीसा, टीन, लोहा, पारा ये सभी थे, इसलिए सही आंसर इसका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक सतह के अंदर आवेश और विद्युत प्रवाह के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉस का नियम। गॉस का नियम एक सतह के भीतर विद्युत प्रवाह और आवेशों के बीच संबंध का वर्णन करता है और यह बताता है कि एक बंद सतह द्वारा उत्सर्जित विद्युत प्रवाह सतह के भीतर निहित आवेश के 1 गुना के बराबर होता है और कूलम्ब का नियम जो है वो 2 आवेशों के बीच बल का वर्णन करता है, जबकि पास्कल जो है द्रव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूल। 77 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई टेस्ला होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग को हीट वेव के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है इंफ्रारेड तरंग। इंफ्रारेड तरंग जो है उष्मा विकीर्ण होती है, जिन्हें हीट वेव भी कहा जाता है। यह गर्म निकाय और अणु इन तरंगों को उत्पन्न करते हैं। वो गर्म इसलिए रहते हैं क्योंकि अधिकांश सामग्रियों में पानी के अणु अवरक्त तरंगों को आसानी से अवशोषित कर लेता है और उनकी तापीय गति बढ़ जाती है, जिससे वो स्वयं के साथ साथ अपने परिवेश को भी गर्म कर देते हैं। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है, इसका सही आंसर पहले देखते हैं ऑप्शन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की श्यानता में परिवर्तन। ये गलत है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के घनत्व का परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति का परिवर्तन, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे किस प्रकार की शीशे से बनता है? तो धूप की चश्मे जो होता है वो पोलोराइड शीशे से बनता है। धूप की चश्मे पोलोराइड प्रकार की शीशे से बनता है, जिसे आंख में चौथा लगाता है। हालांकि रंगीन चश्मा उन पर आपतित प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं, इसीलिए छवि फीकी दिखाई देती है और धूप का चश्मा बनाने के लिए पोलोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रांगणों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रांगण जिसे माइक्रोस्पोर के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्पोर।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वायु गुणसूत्र की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीवंस ने। स्टीवंस जो है वायु गुणसूत्र की खोज की करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कई वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला कि हैंकिंग की खोजी गई एक्स बॉडी एक गुणसूत्र था और स्टीवंस और विल्सन ने 1905 में एक्स और वाई गुणसूत्रों को सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुणसूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनियक 1। किस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की स्थापना 2001 में भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT को 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की गई थी और एक अनुसंधान यह दर्शाता है कि दुनिया भर में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष थे और यह हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं और 1833 में एक स्वचालित कैलकुलेटर या कंप्यूटर की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। प्राचीन और मध्ययुगीन काल के बीच आसन्न संक्रमण काल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक मध्यकालीन युग। प्रारंभिक मध्ययुगीन शब्द प्राचीन और मध्यकालीन के बीच मध्यवर्ती संक्रमण काल को दर्शाता है। भारत में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल सामंतवाद, राजनीतिक विखंडन, क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के गठन और प्रसार द्वारा चिन्हित है। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और आगरा 1178 से 92 पर शासन किया और 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ाई की। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और दूसरा लड़ाई हुआ था 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया, जिससे पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और उन पर चढ़ाई कर ली और अंततः उन्हें मार दिया गया। दिल्ली का राज मोहम्मद गौरी के हाथ में आ गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वह गुलाम वंश के इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी। वह रईसों के बीच लोकप्रिय थी, लेकिन रईसों और धर्मशास्त्रियों को स्वीकार नहीं थी। उसने एबिसियन गुलाम याकूब के लिए अपनी पसंद के रईसों को नाराज कर दिया। वह साजिश का शिकार हो गई और कैथल हरियाणा के पास उसकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, भारत में मराठा साम्राज्य को समाप्त करने वाला युद्ध कौन सा था? तो पानीपत का जो युद्ध था, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 के परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दावली द्वारा मराठों की हार और विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ की मृत्यु हो गई। इस घटना ने पेशवा बाजीराव को झंझोर दिया और 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस लड़ाई ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया। बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर किसके पहले हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध से पहले। 1802 में मराठा पेशवा ने बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए और मराठा संघ, जो इस विचार को पसंद नहीं करता था, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे दी। लेकिन दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध जब 1803 से 1806 में उनके द्वारा पराजित हो गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलवर्ट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में राज्य के संरक्षण में कोलवर्ट के द्वारा किया गया था। मुगल साम्राज्य के सूबों को आगे किसमें विभाजित किया गया था? तो मुगल साम्राज्य को सूबों में आगे विभाजित किया गया था ऑप्शन नंबर बी, सरकार, परगना और ग्राम में। विजय महल और जामवंती कल्याणम किस काल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। तुल्लु वंश के कृष्णदेव राय ने विजय महल, हजारा राम मंदिर
और बिट्ठुल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और राज्य व्यवस्था के विषय पर उनकी तेलुगु कृति अमुक्ता माल्याद और संस्कृत नाटक ये जामवंती कल्याणम का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुलीनों द्वारा पैदा की गई समस्याओं से बचने के लिए कई अध्यादेश पारित किए गए हैं, वह किसके तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरामपुर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? सेरामपुर में। 1664 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय सेरामपुर बंगाल में है, और इसका मुख्यालय 1676 से लेके 1645 तक था। तो सेरामपुर कहाँ है? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, सरकार की दोहरी द्वंद्व प्रणाली किसने समाप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल की दोहरी सरकार 1765 में शुरू हुई थी और कंपनी ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से दीवानी और निजामत दोनों अधिकार हासिल किए, लेकिन कंपनी ने प्रत्यक्ष प्रशासन और राजस्व संग्रह को अपने हाथ में नहीं लिया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मैंगलोर की संधि किनके बीच हुई थी? तो 1762 में हैदर अली, जो मैसूर का था उत्तराधिकारी, उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। उसने 1784 का दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जारी रखा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में कितने सहमति बनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सुधार संघ। केशव चंद्र सेन ने 1870 में भारतीय सुधार संघ का गठन किया, जिसने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार को राजी किया था, और इसे नागरिक विवाह अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। और यह अधिनियम ब्रह्म विवाह को वैध बनाता है, लड़के लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु तय करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में। 8 अगस्त 1942 को गोबालिया टैंक बॉम्बे में अपनी बैठक में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाने वाला एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा, अपने देशवासियों को करो या मरो का आह्वान किया। हालांकि इस आंदोलन को सरकार ने कुचल दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई अधिनियम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान शुरू किया गया और संविधान सभा के लिए मतदान में कांग्रेस की सफलता से उत्तेजित होकर मुस्लिम लीग ने अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में व्यापक संप्रदाय दंगे हुए और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। अगला क्वेश्चन है, INA एक विशिष्ट महिला बल का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INA का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था और इसे 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया, जिसमें सुभाष, गांधी और नेहरू के नाम पर 3 फाइंडिंग ब्रिगेड थे और रानी झांसी ब्रिगेड वशिष्ठ महिला बल थी। ऑप्शन नंबर डी, रानी झांसी। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किसके बाद की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। होम रूल लीग गठन किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल लीग का गठन जो किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और आयरिश विद्रोह से प्रेरित एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो इसमें इसका आंसर 2 एक से ज़्यादा सही है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना CY मुदलियार ने 1852 में मद्रास में किया था और विलियम एडम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक 1839 में हुआ था और द्वारिका नाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना 1837 में हुई थी और देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो इसका हम सिर्फ आंसर बताएंगे, आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। यदि 4 का पावर 96 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इस 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका बी। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट छोटा कर देते हैं, हाँ ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत निरूपित करता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 18 आदमी द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका निकल के आ जाएगा 4P4। अगला क्वेश्चन है कि गोल्फ खेलते हुए एक पुरुष को इंगित करते हुए मनीषा ने कहा वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। उस पुरुष का मनीषा से क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चचेरा भाई। 116 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया। तो इसका सही आंसर बालासोर उड़ीसा हो जाएगा। समुद्री जिले के रूप में आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है, जबकि तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राज्यीय जिला चुना गया है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस गैर सरकारी संगठन को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में गैर सरकारी संगठन प्रथम को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रथम भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा खलीफा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। तो यह संयुक्त अरब अमीरात में है। खलीफा बंदरगाह पर चीन द्वारा एक गुप्त सैन्य सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद बंद कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सखरोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये मिला है एलेक्सी नावलानी। रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के 14वें सीजन पर पर्पल कैंप किस खिलाड़ी को दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षल पटेल को। आईपीएल 14वें सीजन के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से पराजित करके चौथी बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हर्षल पटेल को 14वें सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप मिला है। थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता है। तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि डेनमार्क के आरहुस में आयोजित फाइनल मैच में विगत विजेता चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने थॉमस कप की ट्रॉफी जीती है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इंडोनेशिया जीता है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा शाहीन चक्रवात किस देश के तट से टकराया। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात शाहीन ओमान के तट से टकराया, जिसके कारण इस क्षेत्र में जान माल की भारी क्षति हुई। यह चक्रवात गुलाब चक्रवात का एक वंशज है, जिसे सितंबर 2021 के अंत में भारत के पूर्वी तट पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। तो लूसी मिशन नासा का एक मिशन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 124 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 15वां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूरज किरण 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में संपन्न हुआ। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। यूनेस्को ने मूराद्रवा डेनव्यू को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी, जर्मनी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, हंगरी सभी शामिल हैं।
बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान सुधा मिश्रा। बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा थी। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा दोषित थी। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता से बिहार में कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक कोई भी महिला राज्यपाल नियुक्त नहीं हुई है और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन इसमें जो शहीद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे शॉर्ट में नेवा कहते हैं, लागू करने वाला देश का पहला पेपरलेस विधानमंडल कौन है? तो बिहार विधानमंडल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला देश का पहला पेपरलेस विधानमंडल बना है। ऑप्शन नंबर डी। 129 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं बिहार विधानसभा में सबसे अधिक महिला विधायक किस दल से चुनकर आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाजपा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर की नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 51.91%। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उर्वरकों की सर्वाधिक खपत किस जिले में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस महिला को किसान चाची के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के श्रीमती पद्मश्री इन्हें मिला है, श्रीमती राजकुमारी देवी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी देवी को किसान चाची के नाम से जाना जाता है, इन्हें पद्मश्री भी मिला है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की वासी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा हालेबुलूर स्थल किस राज्य में है? तो हालेबुलूर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के हासन जिले के हालेबुलूर में एक चतुर्भुज विष्णु का अवतार मिला है। इस मतलब खुदाई में विष्णु भगवान का चतुर्भुज मूर्ति का अवतार मिला है, इसीलिए यह चर्चा में है, हालेबुलूर। अगला क्वेश्चन है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया है? तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी। ऑप्शन नंबर बी। और हिंदी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए छिछोरों को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए मरक्कर को दिया गया है और बांग्ला फिल्म की बात करें तो गुमनामी को मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की संख्या किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। 136 क्वेश्चन है, ताई अहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा है। सितंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारतीय तट ईडन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। इसके बारे में हम करंट में पढ़ाएं भी, आप लोगों को इल्यूटेरिया का जो करंट बताएं उसमें हम समझाएं भी थे कि ये क्या होता है। जो सर का पहले वाली बुक आई थी उसमें हमने बताया है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 121वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में डिजिटल जनगणना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,768 करोड़। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो नरेंद्र मोदी शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं है, आधार पूनावाला है, ममता बनर्जी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं है। 142 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 143 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट
डिपकोवैन किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO के द्वारा। जनवरी 2021 में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। इस चुनाव में भारत को 192 वैध वोटों में कितने वोट प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 184 वोट। जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाओं के लिए फर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर 18% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 5% कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक ताराकिशोर प्रसाद हैं और 2 रेणु देवी है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2020-21 में राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन संबंधित प्रस्ताव पारित किया। तो कब पारित किया इसका सही, कहां पारित किया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 7 निश्चय 2.0 में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सबके लिए रोजगार, ये शामिल नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख ने काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एंजेलिना जॉली। तो ये था हमारा 150 क्वेश्चन जो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर हमारे एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाया है और 1.5 घंटा आप लोगों के लिए बरबर करते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं हमारे वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पहले आप लोग सेट देख के फिर इसका डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।